वो इतना ज्यादा आवाज क्यों आ रही है तुम लोगों की? रुको। Okay, so let's start now. Window screen. ठीक. So in the last class we covered कि global variables क्या होते हैं, local variables क्या होते हैं. So all of you have attempted the questions I have put on the question in the classroom. Let me check. Three people have revert back, others didn't. ठीक है, उसमें से भी कुछ लोगों ने सिर्फ वो 6 जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट वही अटेम्प्ट किए हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं. ठीक है अभिलाषा, अमित सिंह नेगी, नाम ले रही हूँ, लोगों ने सिर्फ इनपुट दिया 6 का. आशीष पांडे, गौरव मलिक, लक्षिता, इंद्रभूषण. क्यों भाई तुम लोगों ने प्रोग्राम क्यों नहीं करे? अच्छा सिस्टम नहीं है, चलो इंद्रभूषण के पास सिस्टम नहीं है, बाकी सबके पास नहीं है क्या? शिखा, क्वेश्चन ये दिए हैं करने के लिए दिए हैं ना कि इनको लिखो, आप लोग प्रोग्रामिंग करो इनकी. और बाकी जितने मैम आज शाम में एक बार ट्राई करेंगे, कल थोड़ा बिजी थे. ठीक है, कुछ लोगों ने चलो ये अटेम्प्ट किया है, बाकी लोगों ने तो वो अटेम्प्ट भी नहीं किया है. मैम आज शाम को कर देंगे दोनों क्वेश्चन लास्ट का. अभिषेक, अभिश्री, दिव्या, अरविंद, अनुज, हर्षित, कृष्णकांत, माधव, मुरारी, तो जिन्होंने नहीं किए सबके नाम मुझे पता है. ठीक है, काइंडली डू इट एट द अर्लीस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस. कौन बताएगा मुझे? मैम लोकल वेरिएबल विद इन द बॉडी होते हैं मैम, और ग्लोबल वेरिएबल ऑल लेवल एक्सेसिबल होते हैं कि मैम उनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. और डिक्लेयर कहाँ करते हैं उन्हें? मैम मेन के ऊपर मैम, के बाहर, हर एक फंक्शन के बाहर इनसाइड द प्रोग्राम बिफोर मेन, या कोई भी फंक्शन से को यूज करने से, डिक्लेयर करने से पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं? अपने ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं इनिशियलाइज कैसे होते हैं? हमेशा उनकी वैल्यू 0 होती है. जैसे ही आपने बाहर डिक्लेयर किया तो जैसे ही कंपाइलर देखेगा कि ग्लोबल वेरिएबल है, उसे 0 से अपने आप इनिशियलाइज करवा देता है. इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स पर आज की हमारी क्लास है, जिसे हम बोलेंगे स्टोरेज क्लासेस. स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं? ये कोई क्लासेस नहीं है बेसिकली. ये आपके जैसे हमने अभी तक मॉडिफायर्स यूज करे थे कि साइन इंटीजर टाइप का कोई डेटा था, हम चाहते थे कि वो पॉजिटिव हो जाए, है ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही ले सके, तो हम उसके आगे लिख देते थे अनसाइंड. ठीक है, इसी तरह सी में 4 स्टोरेज क्लासेस हैं. स्टोरेज क्लासेस ये बताती हैं कि जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हो, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वो कहाँ स्टोर होंगे आपके सिस्टम में, मेमोरी में होंगे या रजिस्टर्स में होंगे, और उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी. ओके, सो इन सी मैम, हाँ जी, एक वो डाउट था, वो क्लासरूम में जो क्वेश्चन हम लोग भेजेंगे तो वो इनपुट ही मैम भेजेंगे ना, उसका आउटपुट कैसे नहीं होता? इनपुट मत दो, तुम तो प्रोग्राम लिखो अपना कि तुम्हें लिखा है या नहीं. बस वही ना मैम, आउटपुट आउटपुट नहीं डालना है, तब इसीलिए उसी समय करना था. कॉपी करके क्या फायदा है? ठीक है, ओके चलो. अब क्या है कि मेमोरी लोकेशन से जो भी वेरिएबल है, क्या वो मेमोरी में सेव होगा या रजिस्टर में सेव होगा, कंप्यूटर की किस लोकेशन पे वो आपके में सेव होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं स्टोरेज क्लासेस को. ठीक है, 2 ही जगह हैं जहां आपके वेरिएबल सेव हो सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. सेव करने के टाइम नहीं बोल रहे हैं हमने कि प्रोग्राम लिखा और सेव किया, तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है, उस समय वेरिएबल जो क्रिएट होंगे वो कहाँ जाके सेव होंगे? मेन मेमोरी में. जैसे आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, रन किया,
तो वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, वेरिएबल्स मेमोरी स्पेस ले रहे हैं, वो स्पेस मेमोरी स्पेस है या रजिस्टर स्पेस है, वो डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज क्लासेस. Okay, so they indicate where the variable will be stored, how long they will exist, and what is the region of existence. Region of existence अभी हमने देखा था कि ग्लोबल है ये लोकल है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है. एंड उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ये चारों पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करते हैं आपके स्टोरेज क्लासेस. देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी: ऑटोमेटिक, रजिस्टर, एक्सटर्नल एंड स्टैटिक. ठीक है, कितनी क्लासेस है? 4. ये चारों अभी इनके डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, सबके लिए अलग अलग. सो द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर precedes the declaration statement for a variable. The general form is given as storage class specifier, मतलब कौन सा कीवर्ड होगा for a particular storage class, फिर उस data type of the variable and the variable name. So storage classes जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ये चारों क्लासेस बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. लोकल वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस है और ग्लोबल वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस. अब लोकल में कौन कौन सा है? ऑटोमेटिक, मेरी पेन ये है, ऑटोमेटिक, लोकल स्टैटिक एंड रजिस्टर. ये तीनों किस में आते हैं? लोकल वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस में. ग्लोबल वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस में क्या आता है? ग्लोबल स्टैटिक. देखो स्टैटिक दो तरीके के हैं, एक लोकल स्टैटिक है और ग्लोबल स्टैटिक है. अब इनका डिफरेंट यूज होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. दूसरा है आपका एक्सटर्नल. एक्सटर्नल क्लास है. सो फर्स्ट वील कवर द लोकल वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस. इसका जो कीवर्ड है वो होता है, सबसे पहली क्लास है हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. इसका कीवर्ड क्या है? ऑटो. ठीक है, मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट ए एंड यू वांट कि ये मेमोरी में जाके सेव हो जाए, तो यू राइट ऑटो इंट ए. ठीक है, ये डिफॉल्ट टाइप होता है आपका स्टोरेज का. जब भी कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और कोई भी आपने स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. अगर आप ये यूज करें कीवर्ड या ना करें, सिर्फ आपने इंट ए लिखा है and nothing is specified before it, then it is by default automatic storage class. मतलब आपका मेमोरी में ही जाके स्टोर होगा. सो स्टोरेज इज मेमोरी. अब इनिशियल वैल्यू क्या होती है? अनप्रेडिक्टेबल होती है, जनरली गार्बेज वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो कुछ रैंडम वैल्यू आती है, दैट इज योर गार्बेज वैल्यू. स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड. जिस ब्लॉक में आपने डिफाइन किया, जिस फंक्शन में डिफाइन किया, उसी वो ही उसका स्कोप होता है. लाइफ, जस्ट वेट, लाइफ क्या है? कब तक ये एग्जिस्ट करेगा? जब तक आपका वो ब्लॉक एग्जिस्टेंस में, जब तक आपका वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तब तक वो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है, तभी तक वो वैलिड है. उसके बाहर वो उसकी लाइफ नहीं होती. कौन है ये? ज्वाइन नहीं हो रहा. कौन है ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? जूही. भाई ये लोग बच्चे क्लास में कॉल कर रहे हैं, बताओ. ठीक है. ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है. उसके बाद आता है आपका, हाँ अभी हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को ही डिफाइन करते हैं. तो क्या अगर कोई भी क्लास डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, कोई भी स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो इट इज ऑटोमेटिकली असाइंड टू द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली असाइंड टू द ऑटो क्लास. सो इट इज द डिफॉल्ट क्लास. ठीक है, किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट क्लास क्या होती है? ऑटोमेटिक. ठीक है, जब भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन आता है कभी भी, द डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर एवरी सी वेरिएबल इज ऑलवेज द ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. ठीक है, तो स्टोरेज फॉर ऑटोमेटिक कौन है क्या? कोई चैट में अंचल मौर्य, वॉइस ब्रेक हो रही है. आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
or not? Yes, I'm clear है voice. Yes, ma'am. Okay, so network problem at Angel side. So storage for automatic local variable is automatically reserved or created each time the function declaring the automatic variable is called. मतलब जब भी आपका फंक्शन कॉल होगा उसी समय आपके वेरिएबल्स जो आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं वो क्रिएट होंगे. जैसे ही वो एग्जिट करेगा फंक्शन आपके वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So as long as the function has not returned control, the variables are said to be alive, and after the control is returned to the place of calling, the variables die. Okay. So here is an example. We have write Desh. If you see here, what we have declared here we have used a function declaration कि हम एक टेस्ट ऑटो टाइप नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं जा रहे हैं. इस तरीके का हमने फंक्शन एक यूज करना है इन द मेन फंक्शन. तो वी हैव डिक्लेयर टू द कंपाइलर हियर. उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट काउंट, उसके बाद एक लूप लगाया काउंट इक्वल्स टू 1 टू काउंट लेस देन इक्वल टू 3 प्लस प्लस काउंट. ठीक है. और उसकी जो स्टेटमेंट है फॉर की उसमें 3 बार हमने टेस्ट ऑटो को कॉल किया. अब टेस्ट ऑटो में क्या है, वी लुक इनटू दिस. इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ऑटो इंट नम इक्वल्स टू 0, printf the value of the automatic variable is num, then plus plus num. ठीक है. अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा. Who can tell me? हम ये तो रिटर्न नहीं करा. क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दिया. रोशन कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं. Let's see the output here. The value of the automatic variable num is 0. The value of the automatic num is 0. The value of the automatic variable num is 0. ऐसा क्यों आया? बताओ. ये हमेशा 0 क्यों प्रिंट कर रहा है? यहाँ तो हम प्लस प्लस नम कर रहे हैं ना. मैम बिकॉज वहां पर वॉइड हम लोगों ने किया हुआ है. वॉइड किया. अच्छा, फिर अच्छी क्या पड़ा? तो मैम वो और हम लोगों ने रिटर्न भी नहीं लगाया हुआ है कि मतलब कहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न के ऊपर प्रिंट कराने के लिए. ऊपर में तो हम प्रिंट नहीं करा रहे. प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ टेस्ट ऑटो में है. देखो यहाँ पे ना हमने ऑटो टाइप का डिक्लेयर किया. हाँ बोलिए बोलिए. यहाँ पे जो हम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर परसेंट ऑफ डी के बाद हम नम लिख रहे हैं. तो जो वेरिएबल लिखेंगे वही ना प्रिंट होगा हमको. मैम वो स्टोरेज हो गई है वैल्यू शायद ऑटो में. तो जब प्रिंट करे तो नमी है तो उसकी वैल्यू स्टोरेज करके उन्होंने 0 रखी है, असाइन करी है. इसलिए जितने बार वो लूप चलेगा उतनी बार वो 0 प्रिंट करेगा. बेसिकली हमने इसी फंक्शन को 3 बार कॉल किया है. तो पहली बार कॉल किया, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ऑटो इंट नम इक्वल्स टू 0. नम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवाई और वैल्यू प्रिंट कराई तो 0 प्रिंट हुआ पहली बार. फिर हमने नम की वैल्यू इंक्रीज कर दी, मतलब नम की वैल्यू इज 1 नाउ. ठीक है. लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द फंक्शन आया, ये ब्लॉक क्या है, एंड ऑफ योर फंक्शन है, ये आया तो उसके बाद क्या हुआ, नम डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है. जैसे ही आता है तो नम डिस्ट्रॉय हो गया. अगेन कंट्रोल गो बैक टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड. उसके बाद काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई टू 2 एंड टेस्ट ऑटो फिर से कॉल हुआ. अगेन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि नम तो ऑलरेडी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर से एक नम वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई. देन दिस वैल्यू इज अगेन प्रिंटेड. नम की वैल्यू अगेन +1, नम इक्वल्स टू 1 हो गई. बट जैसे ही ये ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस ब्लॉक, तो नम अगेन डिस्ट्रॉय हो गया. अगेन काउंट की वैल्यू हुई 3, ये
अगेन कॉल हुआ फंक्शन, नम फिर से क्रिएट हुआ, वैल्यू अगेन 0 है तो 0 प्रिंट हो गया, फिर नम की वैल्यू 1 हुई, लेकिन जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया नम डिस्ट्रॉय हो गया, एंड देन द कंट्रोल गोज बैक टू द प्लेस वेयर वी हैव कॉल्ड इट, है ना। लेकिन अब इस बार काउंट की वैल्यू 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पर जाके प्रोग्राम एग्जिट कर गया। थोड़ा कुछ क्लियर है? यस मैम। अब ये ऑटो लगाने का कोई मतलब है नहीं, जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट आपका ऑटो ही होता है, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो डिफॉल्ट वो साइंड वेरिएबल है, आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव सेव करनी है तभी आपको अनसाइंड लगाना पड़ता है ना। इसी तरह ऑटोमेटिक क्या है, आपकी डिफॉल्ट क्लास है, अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो अपने आप वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में ही जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। यस मैम। So this is also known as runtime initialization। जैसे ये फंक्शन रन करता है उसी समय ये इनिशियलाइज होता है बार बार ये वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है, दूसरी क्लास है हमारी लोकल स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब ये स्टैटिक ऐसा कीवर्ड है जो क्या करता है कि जैसे हमने यहाँ पर ये नम जो है ना 3 बार इनिशियलाइज किया, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक खत्म होते ही नम डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन इस ऑटो की जगह अगर हम स्टैटिक लिख देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ये नम है वो तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि आपका फंक्शन एंड नहीं, मतलब पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाए। तो आपका प्रोग्राम कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। तो एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया उसे तो वो इनिशियलाइज रहेगा, उसमें अपडेशन होती रहेगी जब तक कि आपका पूरा प्रोग्राम एग्जिट नहीं कर जाए, ठीक है। चाहे आपने जिस भी फंक्शन में उसे डिक्लेयर किया है वो एग्जिट कर जाए, पर जब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं करेगा तब तक वो वैलिड रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसकी अपडेटेड वैल्यू को कैरी करेगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन सी। सो इन दिस वी would like to store a function to remember values between different calls। जैसे 3 बार हमने कॉल किया तो तीनों बार उसकी वैल्यूज जो है वो रिमेम्बर्ड रहनी चाहिए कि पहली बार हमने 0 से नहीं किया, उसके बाद फिर 1 हो गया, प्लस प्लस नम हो गया, अगेन उसके बाद 2 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितनी बार आप फंक्शन कॉल करें वैल्यू उसकी अपडेटेड रहनी चाहिए। So a local variable that is declared as static cause the program to keep the variable and its latest value remain even when the function that declared it is through executing, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम भी वो फंक्शन खत्म हो जाता है लेकिन प्रोग्राम चल रहा है अभी भी, तब भी आपका स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा विद इट्स लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू। कैसे डिक्लेयर करते हैं हमसे, स्टैटिक int rate, static float taxes, static double amount, static char इनकी। So इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका कीवर्ड स्टैटिक है, लोकेशन कहाँ सेव होता है वैल्यू वेरिएबल, अगेन मेमोरी में। इसकी इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट जो होती है वो 0 होती है। जैसे ही आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया किसी भी वैल्यू के आगे, है ना, और उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता है बाय द कंपाइलर टू अ वैल्यू ऑफ 0। स्कोप क्या है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। देखो ये एग्जिस्ट करता है पूरे प्रोग्राम में, उसकी लेटेस्ट वैल्यू मतलब रहेगी, उसकी वैल्यू वो परसिस्ट करेगा, लेकिन उस जिस फंक्शन में वो डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है, उसी में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसकी जो स्कोप है वो उस फंक्शन के अंदर ही है, पर लाइफ पूरे प्रोग्राम में। So life is value of the variable persists between different functional calls. So here, okay, local static variable is not created or destroyed each time the function declaring the static variable is called. तो अगर आपने एक बार static variable लिख दिया तो आप भले ही वो बार बार फंक्शन कॉल कर रहे हो जिसमें वो कीवर्ड लिखा हुआ है, बट एक ही बार इनिशियलाइज होगा और डिस्ट्रॉय तभी होगा जब आपका प्रोग्राम एंड होगा। Once created, local static variables remain in existence for the life of the program.
The last value stored in the variable when the function is finished executing is available to the function the next time it is called. तो ये available किसको रहेगा? जिस फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया उसके बाहर, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट ऑटो में तो उसको कॉल किया स्टैटिक वेरिएबल को और उसकी वैल्यू भी रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, बट जो हमने वेरिएबल टेस्ट ऑटो के अंदर डिक्लेयर किया है एज अ स्टैटिक, वो हम मेन में एक्सेस नहीं कर सकते कि हम मेन में उसकी वैल्यू पास करा दें. ओके, दैट इज नॉट अलाउड. लेकिन हाँ, कैसे करा सकते हैं? अगर हम रिटर्न कुछ करा दें किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को, तो हम बाहर प्रिंट करा सकते हैं. लेकिन अगर हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो वो जो वेरिएबल हमने फंक्शन में डिक्लेयर किया है वो सिर्फ उसी फंक्शन में वैलिड है, उसकी अपडेटेड वैल्यू रहेगी बट उसी फंक्शन के थ्रू एक्सेसिबल है. The initialization of static variables both local and global is done only once. ठीक है, एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं when the program is first compiled. और पिछली बार हमने जब देखा था कि ऑटोमेटिक वाले में क्या था, हर बार इनिशियलाइज हो रहा था. जितनी बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे हम, उतनी ही बार वो वेरिएबल बार बार इनिशियलाइजेशन हो रहा था. इसी को क्या बोलते हैं हम? रन टाइम इनिशियलाइजेशन. और ये जो है आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है. एट कंपाइल टाइम the variable is created and any initialization value is placed in it. ठीक है, जो भी वैल्यू या तो आप देना चाहते हैं या कंपाइलर का बाय डिफॉल्ट 0. The value in this variable is kept without further initialization each time the function is called. तो static variable का क्या होता है? compile time initialization होता है. automatic variables का क्या होता है? run time initialization होता है. static variables can only be initialized using constant or constant expression. Here we have this example. क्या किया हमने? सेम प्रोग्राम है, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या कर दिया? स्टैटिक इंट नम लिख दिया और उसके बाद प्लस प्लस नम वैल्यू प्रिंट कराई. तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. कितने लोगों को क्लियर है कि ये 0 1 2 क्यों आ रहा है? लेकिन आप यहाँ चाहेंगे कि यू एक्सेस दिस नम हेयर, तो दिस इज नॉट अलाउड. आप मेन में नम को एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू परसिस्ट करेगी बट फॉर दिस फंक्शन टेस्ट डॉट यू कैन नॉट यूज नम आउटसाइड दिस टेस्ट डॉट. ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. स्टैटिक क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? नो डाउट सो फार? बहुत इजी है, कर लोगे तुम लोग तो को. ठीक है, ठीक है. क्या चले आगे बढ़े? यस मैम. उसके बाद आता है रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस. अभी तक हम क्या कर रहे हैं? लोकल वेरिएबल बेस्ड स्टोरेज क्लासेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एक देखा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, दूसरा देखा लोकल स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस, तीसरा है रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस. रजिस्टर स्टोरेज क्या करती हैं? जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, अगर हमने उसके साथ रजिस्टर कीवर्ड लगा दिया है, ठीक है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होती हैं? जो अवेलेबल रजिस्टर्स हैं आपके कंप्यूटर्स के. हमारे कंप्यूटर्स में कुछ रजिस्टर्स रहते हैं ना, जहाँ से आपका जो सीपीयू है वो वर्क करता है, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ना. मेन मेमोरी से रजिस्टर में लाता है और उसके ऊपर परफॉर्म करता है सारे ऑपरेशन. सो इंस्टेड ऑफ सेविंग सम वेरिएबल्स इन मेमोरी, वी कैन सेव सम वेरिएबल्स इन द रजिस्टर्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, क्यों? ताकि आपकी जो एक्सेस हो वो फास्ट हो जाए. सो दीज आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज called registers where you are storing your variables for faster access. The registers are physically located in computer's processing unit. They can be accessed faster than the normal memory storage. ठीक है, इसका क्या कीवर्ड है? रजिस्टर. स्टोरेज एरिया इज सीपीयू रजिस्टर्स. इनिशियल वैल्यू इसकी भी गार्बेज वैल्यू होती है लाइक द ऑटोमेटिक वेरिएबल. स्कोप क्या है? लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड एंड लाइफ टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज वेरिएबल और रजिस्टर स्टोरेज वेरिएबल सेम होते हैं एक्सेप्ट द लोकेशन एट विच द वेरिएबल्स आर सेव्ड. मतलब अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएबल को फेच करेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. रजिस्टर स्टोरेज वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि वो सीपीयू में डायरेक्टली अवेलेबल है. एम आई क्लियर? ठीक है.
Value stored in a CPU register can also always be accessed faster than the one that is stored in one main memory. So if a variable stored at many places in a program, ठीक है, is used in many places, it is better to use it as a register storage class variable. मतलब आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स को अगर आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास असाइन करेंगे तो इट इज बेटर फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. गुड एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल इज द लूप काउंटर वेरिएबल, क्योंकि आप लूप काउंटर को मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू आप रजिस्टर में रखेंगे तो डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे, लेकिन मेमोरी में रखेंगे तो पहले आपको रजिस्टर में लाना होगा, उसके बाद यूज होता है. Okay, they have the same time duration as automatic variable, that is local variable is created when the function declaring it is entered and is destroyed when the function complete is executed. मतलब उसकी जो scope है वो local रहती है. Only difference is where the storage of the variable is, मतलब क्या रजिस्टर है या मेन मेमोरी है, बस यही डिफरेंस है ऑटोमेटिक और रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ, और भी कुछ चीजें हैं. सो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद द रजिस्टर क्लास आर ऑटोमेटिकली स्विच टू द ऑटो स्टोरेज क्लास. कब होता है? अगर आपके रजिस्टर्स खत्म हो गए हैं फिर भी आप रजिस्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, उस केस में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, इफ योर कंप्यूटर डज नॉट सपोर्ट रजिस्टर वेरिएबल या फिर डिक्लेयर्ड रजिस्टर वेरिएबल एक्सीड द कंप्यूटर्स रजिस्टर कैपेसिटी. Only restriction in using register storage class is that you cannot use the address operator. ठीक है, कि अगर आप चाहें कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज अ रजिस्टर int a and now you want to initialize from the user, तो यूजर से जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो स्कैनफ लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. पर रजिस्टर्स के पास तो कोई एड्रेस होता ही नहीं है. ठीक है, मेमोरी के पास एड्रेस होता है, रजिस्टर्स के पास एड्रेस नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर जो है वो यूज नहीं कर सकते विद द रजिस्टर वेरिएबल. समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको खुद से इनिशियलाइज करना पड़ता है. इंटरनेशनल में थोड़ा सही है. देखो, हमने डिक्लेयर किया रजिस्टर int a. ठीक है, अब जो है, अब क्या करते हैं, अगर फोटो int a लिखा होता आपने या नॉर्मल int a लिखा होता तो उस केस में हम क्या करते, scanf %d address of a. ठीक है, so this statement is valid in case it is an automatic storage class, क्योंकि एड्रेस जो है वो किसका होता है, मेमोरी एड्रेस होता है. मेमोरी एड्रेस एग्जिस्ट करता है फॉर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस. और अगर आपने रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस यूज किया है, मतलब आप कंप्यूटर सीपीयू का रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ए बी जो भी है, ठीक है, देयर इज नो एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर ए, देयर इज नो एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर बी, है ना, क्योंकि वो तो डायरेक्टली अवेलेबल है. ओके, हार्डवेयर यूनिट है ना, तो डायरेक्टली अवेलेबल, इनका कुछ एड्रेस नहीं होता. एड्रेस सिर्फ मेमोरी का एड्रेस होता है. तो अगर आप चाहें इस केस में कि scanf %d एड्रेस ऑफ a,